नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों हमारा इतिहास चल रहा है और इतिहास में हम मॉडर्न हिस्ट्री जो कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं और हमारा आधुनिक भारत चल रहा है। और आधुनिक भारत में हम भारत में ब्रिटिश शासन देख रहे हैं। ठीक है, ब्रिटिश शासन जिसको हम आम भाषा में अंग्रेज बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको मैं एक बार और बता देता हूँ आपको कि किस तरह वो शासन करते थे, क्या उनकी व्यवस्था थी। तो देखिए दोस्तों, 1757 में उन्होंने प्लासी का युद्ध जीता था और उसके बाद में क्या होता है कि उनका राज शुरू होता है। फिर 73 के बाद में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो द्वैध शासन था डायरकी, वो ख़त्म हो जाती। तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू की थी। तो 1757 से अगर देखा जाए तो 1773 तक इसको क्या बोला जाता था, इसको बंगाल का गवर्नर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? बंगाल का गवर्नर इसको बोला जाता था। ठीक है, लेकिन 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो पहले से बंगाल का गवर्नर बोला जाता था। अब 1773 से इसका नाम में बदलाव आ जाता है और 1773 से 1833 जहाँ तक दूसरा एक्ट नहीं आता है, यह रहता है बंगाल का गवर्नर जनरल। जनरल हो जाता है दोस्तों, नाम तो यही रहता है, बस जनरल जुड़ जाता है, इसमें जनरल नहीं जुड़ता है। तो 1773 बंगाल का गवर्नर रहता है। ठीक, फिर जब 73 में रेगुलेटरी एक्ट आता है तो 73 से 1833 तक 50 वर्षों के लिए, 60 वर्षों के लिए यह बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाता है। मद्रास और बम्बई जो प्रेसिडेंसी क्षेत्र थे वो भी इसके अधीन आ जाते हैं। फिर 1833 से यह भारत का गवर्नर जनरल हो जाता है। इसका नाम बदलता है दोस्तों, है वही मुखिया जो राष्ट्रपति का आज वर्तमान का पद देखते हैं, वही भारत का गवर्नर जनरल हो जाता है। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक, और 1833 से कब रहता है? 1858 में जो अधिनियम आता है वहाँ तक। उसके बाद में ये पद हो जाता है वायसराय का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 1857 में क्या होती है? क्रांति होती है और उसके बाद में क्या होता है कि जो सत्ता है, जो शासन है, वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाता है, राजा रानी के पास चला जाता है। कंपनी के हाथ में कोई शासन नहीं रहता और जो वहाँ से जो आदेश बनता है फिर वायसराय उसको लागू करवाता है। मतलब यहाँ से पावर इनसे ले लिया जाता है, ऐसा माना जाता है। पावर लिया तो नहीं जाता, पर ऐसा इतिहास में है कि वायसराय का पद राजा का प्रतिनिधि है, मतलब वहाँ से कानून बनता था और ये फॉलो करवाता था। तो 1858 से जितने भी आते हैं दोस्तों 1947 तक वो सब वायसराय थे। ठीक है, एक बार और 1757 से 73 तक इसको देखा जाए दोस्तों बंगाल के गवर्नर। फिर 73 से 83 तक अगर दे 1833 तक तो बंगाल के गवर्नर जनरल। फिर 1833 से 1858 तक भारत के गवर्नर जनरल और 1858 से 1947 तक जो रहता है वो वायसराय होते हैं। यहाँ से दोस्तों क्या होता है, 1858 से वायसराय जो था तो एक पद भी बनाया गया था, उसको सचिव का पद बोला जाता है। वो वहाँ से ब्रिटेन से क्या कानून बनाता था, वायसराय उसको पूरे भारत में फॉलो करवाता था। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ 1947 से 50 तक दोस्तों एक और पद बनता है जो माउंट बैटन रहते हैं गवर्नर जनरल, और फिर 48 से 50 चक्रवर्ती राजगोपालाचारी रहते हैं, और 52 से फिर वो पद हो जाता है राष्ट्रपति का पद। तो दोस्तों ये वही पद है। अब दोस्तों हमने क्या किया है कि इसको हमने देख लिया है बंगाल के गवर्नर को, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भी देख लिया है। कल हमने लॉर्ड विलियम बेंटिक तक देख लिया था। जो कि दोस्तों होता क्या है कि जो बंगाल का जो आखिरी गवर्नर रहता है, जैसे वारेन हास्टिंग था तो उसी के समय क्या होता है 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो वो आखिरी तो बंगाल का गवर्नर था और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। दोस्तों नाम में फ़र्क देखिए, अब जनरल जुड़ गया तो वह था। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है उसके समय दोस्तों 33 में चार्टर एक्ट आता है, तो वो आखिरी बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है और 33 में आता है तो 34 से भारत का गवर्नर जनरल वो हो जाता है। ठीक है, अब जो लॉर्ड कैनिंग रहेगा दोस्तों आखिरी भारत का गवर्नर जनरल रहेगा, और जैसे क्योंकि उसका कार्यकाल 1856 से 1862 तक रहता है और 58 में क्या आता है अधिनियम आता है, तो वो आखिरी भारत का गवर्नर जनरल था और पहला वायसराय था, क्योंकि उसी के समय क्या हुआ, ये वायसराय का पद आया था। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये तीनों देख लिए ऊपर के।
आज हम देखने वाले हैं भारत के गवर्नर जनरल। तो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में हम क्या पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आज जो पढ़ने वाले उसके बाद के पढ़ने वाले दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में आपको मैं और भी शॉर्टली बता देता हूँ कि इसके समय क्या हुआ। सती प्रथा का अंत होता है, सती प्रथा ठगी प्रथा का अंत होता है। वह रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलता है, कोलकाता में मेडिकल कॉलेज खोलता है, ठीक है। फिर जो वर्ग के आधार पर जो नौकरियां दी जाती थी उसको समाप्त कर दिया जाता है कि नहीं हम टैलेंट के आधार पर नौकरी देंगे, और एक पद बनाया जाता है जो मेकाले आते हैं उसके पहले कानूनी सलाहकार, ठीक। ये दोस्तों उसके समय इतने सारे कार्य होते हैं, उसका कार्यकाल और बढ़ाया जाता है। ये दोस्तों अधिनियम में हम पढ़ेंगे। अब जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद में अगर देखें तो 1835-36 हमने दोस्तों पिछले वीडियो में कर लिया ये सारे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको मिल जाएंगे, और फिर ये देखिए तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। अब 1835-36 में जॉर्ज मेटकॉफ आते हैं जो प्रेस को स्वतंत्र करते हैं। फिर 1836 से 1842 दोस्तों इसको हम देख लेते हैं। ये तो दोस्तों ये हुआ। अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा यहाँ से जो भारत के गवर्नर जनरल आना शुरू होते हैं उनका कार्यकाल भी बढ़ जाता है। उनका जो पूरे भारत पर देखा जाए दोस्तों तो एक तरह से पूरा नियंत्रण हो जाता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं दोस्तों, इनडायरेक्टली। क्योंकि हम बताया कि वो दो तरीके से राज करते थे, एक रियासत में राजा रहते थे और जो ब्रिटिश भारत प्रांत थे वहाँ पर वो रहते थे। तो दोस्तों पहला बंगाल का भारत का गवर्नर जनरल जो आता है दोस्तों, तीन वीडियो बनाए। बंगाल के गवर्नर पर एक वीडियो है 1757 से 73 तक। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल पर दो वीडियो है, दो पार्ट में वो। पहला अगर 1773 से 1805 लॉर्ड वेलेस्ली तक है, फिर 1805 से 1833 जो आखिरी लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो बंगाल के गवर्नर जनरल के दो वीडियो है। आज जो पढ़ेंगे हम भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है। भारत के, बंगाल की जगह भारत आ जाता है दोस्तों, और कुछ नहीं है। भारत के गवर्नर जनरल को हम देखेंगे। देखिए तो पहला कौन था, 1800 विलियम बेंटिक, पहला जो था लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है दोस्तों, विलियम बेंटिक था पहला। ये जो रहता है दोस्तों 1858 से 1828, 1828 से ये 35 तक रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है जॉर्ज मेटकॉफ। ये दोस्तों 35-36 1835-36 में ही रहता है। इसी के समय क्या होता है दोस्तों कि जो प्रेस थी उसको मतलब जो वेलेजली ने क्या किया था कि इस प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो उसके प्रतिबंध को इसने हटा दिया था। किसने, जॉर्ज मेटकॉफ ने। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है कि ऑकलैंड आता है। ऑकलैंड, ये दोस्तों इंग्लैंड के नाम थोड़े ऐसे ही होते हैं। 1836 से 42 तक रहता है ये। इसके समय क्या होता है दोस्तों, सिर्फ एक ही काम होता है कि ऑकलैंड के समय क्या होता है कि ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है, ये प्रेस को स्वतंत्र करता है, और इसके समय में भी कुछ नहीं होता है, सिर्फ नाम आ रहा है बीच में, तो इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर रविवार की छुट्टी जो कि हम बोलते हैं, यहाँ से इसकी शुरुआत की ऑकलैंड करता है। इसके समय दोस्तों क्या होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अगर आप याद रखना चाहें नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद में एलन बोरो आता है 1842 से 44 तक। इसके समय दोस्तों क्या होता है कि जो सिंध प्रांत था, जो वर्तमान का पाकिस्तान है, सिंधु नदी निकली तो इसको सिंध प्रांत बोला गया। तो सिंध प्रांत क्या होता है कि 1843 में सिंध प्रांत को मिलाया जाता है किसमें, ब्रिटिश भारत में, जो इनका साम्राज्य था ब्रिटिश भारत में। और यहाँ पर दास प्रथा पर अंत लगाया जाता है, दास प्रथा को पूरी तरह से समाप्त किया जाता है। जो कॉर्नवालिस था दोस्तों उसने व्यापार पर अंत किया था, और इसने पूरी तरह से दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। उसके बाद में दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग आता है। हार्डिंग दोस्तों, हार्डिंग उधर भी आता है इधर भी आता है। हार्डिंग आता है, जो हार्डिंग 1844 से 48 तक रहता है। इसी के समय दोस्तों अगर देखा जाए तो पहला आंग्ल सिख युद्ध होता है 1845 में, ठीक है, और दूसरा 1849 में होता है। तो ये लॉर्ड हार्डिंग का ये रहता है, ठीक। इसके बाद में अगर देखा जाए तो दोस्तों ये एक ही पॉइंट बन रहे, ज़्यादा पॉइंट बन रहे। इसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट थे लॉर्ड विलियम बेंटिक में,
जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं और पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। इनमें सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, टाइम पीरियड है और एक एक इनमें क्या है कि एक एक है। चार्ल्स मेटकॉफ ने क्या किया था, प्रेस को स्वतंत्र किया था। ऑकलैंड के समय क्या हुआ था कि कुछ रविवार की छुट्टी ऐसी शुरुआत हुई थी। एलनबरो के समय क्या हुआ, दास प्रथा का पूरी तरह समाप्त हुआ और इसके समय सिंध प्रांत को मिलाया गया। ठीक उसके समय दोस्तों अगर देखा जाए तो हार्डिंग के समय जो ठगी प्रथा थी, ठगी प्रथा को पूरी तरह से, सॉरी दोस्तों, नर बलि प्रथा, ठगी प्रथा तो विलियम बेंटिक ने बंद की थी। ठगी मतलब नर बलि प्रथा को समाप्त किया गया और पहला आंग्ल सिख युद्ध भी यहाँ से होता है। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी 1848 से ये 56 तक रहता है। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये लॉर्ड विलियम बेंटिक और डलहौजी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंटली। इसके समय दोस्तों काफ़ी कुछ होता है, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या करता है ये कि जो ICS इंडियन सिविल सर्विसेज जो कार्नवालिस ने जिसको शुरू किया था, उसके समय दोस्तों क्या था कि मुंह दिखाई की रस्म होती थी, कोई इंटरव्यू कोई एग्जाम कोई नहीं लिया जाता था। मैंने बताया कि जो उनका व्यक्ति होता था और जो अंग्रेजों की थोड़ी चमचागिरी करता था उसको ले लिया जाता था। लेकिन डलहौजी के समय क्या होता है कि डलहौजी ने प्रतियोगी परीक्षा शुरुआत की कि यहाँ से नहीं, हम किसको भी नहीं लेंगे, इसकी परीक्षा होगी कहाँ पर, ब्रिटेन में, और इंटरव्यू होगा, जो क्वालिटी जो टैलेंटेड लड़का होगा उसको ही हम लेंगे। पहली बात यहाँ पर परीक्षा होने लगी, इंटरव्यू वगैरह सब ब्रिटेन में। दूसरा कि इसने हड़प नीति शुरू की, जो वेलेस्ली ने सहायक संधि शुरू की थी और इसने हड़प नीति शुरू की कि जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है उसको हम हड़प लेंगे। दोस्तों 1848 में सतारा को हड़प लिया जाता है, सतारा को हड़प लिया जाता है और जो बाजीराव द्वितीय था उसको भेज दिया जाता है कानपुर, सतारा को हड़प के। और उस यहाँ पर जो देखे तो जो शिवाजी के वंशज थे उनको दे दिया जाता है, क्योंकि शिवाजी के वंशज, मैंने बताया कि जो मराठा साम्राज्य का विस्तार किया था वह शिवाजी की मृत्यु के बाद पेशवाओं ने किया था, शिवाजी के वंशज ने किया था। तो अंग्रेज चाहते थे कि शिवाजी के वंशज जो है, जो वो कुछ करते नहीं है, सिर्फ रहेंगे तो रहने के लिए, और इनको कानपुर दे दिया। और फिर क्या हुआ कि जो बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद उनका कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने गोद लिया था नाना साहब को, और नाना साहब जो कि उनके पुत्र नहीं थे, दत्तक पुत्र थे, तो उनको फिर क्या होता है, डलहौजी पता चलता है, डलहौजी हड़प नीति के तहत उसको हड़प लेता है। तो फिर नाना साहब जो कि 1857 की क्रांति में भाग लेते हैं। ये दोस्तों हुआ। तो 1848 में सतारा को हड़प लेता है, 49 में जेतपुर को हड़प लेता है, 49 में यहाँ पर अगर देखा जाए तो उड़ीसा के क्षेत्र में संबलपुर है, ठीक है। अगर देखा जाए तो 52 में उदयपुर है, 53 में झांसी, यहाँ पर यूपी के क्षेत्र में जो रानी लक्ष्मीबाई झांसी थी, और 54 में नागपुर जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में, और 56 में अवध। कुशासन का आरोप लगाया जाता है, जनता को भड़काया जाता है राजा के खिलाफ, और उसको एक बार फिर दोस्तों 1848 में सतारा को हड़पता है, 1849 में जोधपुर, 1849 में संबलपुर, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 54 में नागपुर और 56 में अवध। इसको दोस्तों डलहौजी इनको सबको हड़प लेता है। दूसरा कि दोस्तों क्या करता है कि रेलवे की शुरुआत की जाती है डलहौजी के समय। दोस्तों हमने सुना होगा, बचपन में हम बड़े लोगों से, बुजुर्ग लोगों से सुना करते थे कि भारत में रेल चली थी, और मुंबई और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चली थी दोस्तों। वो ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से, और ठाणे, दो ज़िले हैं मुंबई और ठाणे, जिससे कि अपने पास दो ज़िले हैं ना, एक तो अगर देखा जाए उज्जैन है और इधर देखें तो आगर है, तो इन दोनों के बीच ऐसे ही मुंबई, जो कि उस समय दोस्तों बम्बई हुआ करता, मुंबई तो नहीं था, तो बम्बई और ठाणे दो ज़िले यहाँ पर महाराष्ट्र में। बम्बई तो बहुत फेमस है, आप जानते हैं। तो बम्बई और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चली थी 1853 को, तो वो डलहौजी ने चलाई थी दोस्तों। और फिर उसके बाद में पूरे देश में रेल गाड़ी चली। उसके बाद में डाकघर की इसने शुरुआत करी, डाकघर खोले गए, जो आप डाक टिकट देखते हैं दोस्तों उसके समय ही खोले गए। संचार की शुरुआत की गई, यहाँ से जो होता है ना लिफाफा, एक दूसरे मैसेज भेजा जाता है। तो पहली संचार सेवा जो शुरू की गई थी, अगर वो की गई थी आगरा, मतलब कोलकाता से आगरा, जो यूपी का फेमस सारी जहाँ ताजमहल है, तो कोलकाता से आगरा शुरू की गई। तो दोस्तों 5-6 बातें याद रखनी है सिर्फ को। IAS जो परीक्षा थी, ICS, वो उसके लिए परीक्षा शुरुआत की गई ब्रिटेन में, हड़प नीति इसने शुरू की। उसके बाद में रेलवे की शुरुआत करी, उसके बाद में इसने डाकघर की शुरुआत की, संचार की शुरुआत करी,
और इसके बाद में देखिए तो जो पहला आईएएस था दोस्तों वो आईसीएस, वो रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने जनगण मन लिखा है हमारे लिए राष्ट्रगान, उनके जो ब्रदर थे सत्यनाथ टैगोर वह पहले आईसीएस बने थे। फिर उसके बाद में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस बनते, लेकिन वो गांधी जी के प्रभाव में आते असहयोग आंदोलन को और फिर आईसीएस को छोड़ देते हैं, मतलब पास कर लेते हैं, ज्वाइनिंग करने वाले होते हैं और फिर छोड़ देते हैं आज़ादी के लिए। दोस्तों ये डलहौजी के बारे में हो तो जनता जो थी हड़प नीति से काफ़ी नाराज़ थी, दूसरे राज्य भी काफ़ी नाराज़ थे। और यहाँ से दोस्तों 1857 की पृष्ठभूमि तैयार होती है दोस्तों। आगे वाले वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से 1857 की क्रांति के बारे में समझाऊंगा, हर एक पॉइंट के बारे में। डलहौजी इसके बाद में दोस्तों आता है वो कैनिंग आता है, लॉर्ड कैनिंग। तो कैनिंग जो रहता है दोस्तों वह रहता है 1856 से 62 तक, ठीक है दोस्तों, 1856 से 62 तक रहता है। इसके समय दोस्तों वो एक कहावत रहती है ना कि कोई करता है तो उसका खामियाजा दूसरा भरता है। तो दोस्तों डलहौजी ने जो क्रूरता अपनाई थी, जबरदस्ती हड़प लिया था जनताओं को और फिर वहाँ पर अत्याचार किया जाता था, टैक्स वसूला जाता, लगान वृद्धि, और दोस्तों इसका तो कार्यकाल ख़त्म हो गया। जब कैनिंग आया तो कैनिंग के समय 1857 की क्रांति होती है, ठीक है। और फिर 1858 में क्या आता है कि एक अधिनियम आता है और वहाँ से ये पद वायसराय का पद बन जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से कैनिंग से लॉर्ड मतलब विलियम बेंटिक से कैनिंग तक भारत के गवर्नर जनरल रहते और फिर यहाँ से 1858 से वायसराय का पद बन जाता है। तो दोस्तों ये जो वायसराय का है, वायसराय को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।